हेलो जी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि क्लास 12 एनसीईआरटी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं पॉलिटिक्स का, तो इसी क्रम में आज हम अध्याय चौथा का क्लास 4 आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, अध्याय 4 में आज 4 का तीसरा क्लास है, सॉरी, है ना। 3 क्लास ऑलरेडी हो चुका है, ये चौथा क्लास होगा, क्लास चैप्टर नंबर 4 का। ठीक है, भारत के विदेश संबंध, जिसमें भारत की विदेश नीतियाँ किस प्रकार से तय किया जा रहा था, इसके बारे में हम बारीकी से अध्ययन कर चुके हैं पीछे में काफ़ी। जैसे गुटनिरपेक्ष नीति के बारे में अध्ययन किए हैं, उसके बाद गुटनिरपेक्ष नीति का उल्लंघन होता है, उसके बाद भारत चीन के बीच में वो युद्ध होता है, क्या कि चीन जो है वो गुटनिरपेक्ष नीति का अलग मतलब निकाल लिया था। चीन उसका मतलब निकाला था कि भारत जो है वो तिब्बत पर चीन की संप्रभुता स्वीकार कर लिया, लेकिन तिब्बत एक स्वतंत्र देश था, भारत उसकी चीन की संप्रभुता उस पर स्वीकार नहीं किया था। इसी कारण जो है 62 में चीन से लड़ाई होगा, उसको चीन से शांति समझौता होगा। 65 में पाकिस्तान भी बौखलाल था, उससे भी लड़ाई होगा 65 में, है ना। अंततः फिर पाकिस्तान से भी समझौता होगा कुछ समय के बाद। पाकिस्तान से फिर दोबारा लड़ाई होगा 1971 में, जो बांग्लादेश संकट उत्पन्न होगा उसके कारण दोबारा लड़ाई शुरू होगा पाकिस्तान से। ठीक है, और उसके बाद बांग्लादेश संकट के बाद जो है वो वहाँ फिर से शांति, एक पूर्वी पाकिस्तान के रूप में एक नया देश उभर करके सामने आएगा। ठीक है, उसका दोनों से भारत के बांग्लादेश से भारत के कूटनीति संबंध स्थापित होते हैं, पाकिस्तान से तो हमारा संबंध चलता नहीं है सही से। ठीक है, तो इसी क्रम में फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा युद्ध के रूप में पाकिस्तान से फिर से लड़ाई होता है 1999 में कारगिल में। ठीक है, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल जो बनता है, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जो है वो अधिकार कर लिया गया था कुछ मुजाहिदीनों द्वारा, है ना। देखिए पूरा कहानी स्टार्ट होता है तब से, ठंडा का वक्त था। ठंड के वक्त में एलओसी के कुछ क्षेत्र को, जहाँ ठंड ज़्यादा पड़ता है उस क्षेत्र को छोड़ करके भारतीय सैनिक ऊंचाई क्षेत्र को छोड़ करके थोड़ा सा नीचे के क्षेत्र में आ जाते हैं। जैसे ही भारतीय सैनिक उस क्षेत्र को छोड़ करके नीचे के क्षेत्र की तरफ बढ़े, पाकिस्तानी जो घात लगा के बैठे हुए थे मुजाहिदीन आतंकवादी समूह जो थे, वो तुरंत उस पर कब्जा जमा लिए, है ना। और इनका सपोर्ट पाकिस्तानी सैनिकों का भी, पाकिस्तानी सैनिक भी इसका सपोर्ट करते हैं। हालांकि पाकिस्तान इस बात से वो पीछे हट जाता है, वो बोलता है ना हम इसका सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन इसका बहुत प्रूफ आगे निकलता है ना। आगे चल करके दिखेगा वो पाकिस्तानी सेना वगैरह भी इसमें, लड़ाई जब शुरू होगा कारगिल का, तो पाकिस्तानी सेना का भी सहयोग देखने को मिलेगा। तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तानी सेना की मिलीभगत थी उसमें, है ना, एलओसी पर कब्जा करने को लेकर के। तो 1999 में कारगिल का संघर्ष शुरू होता है ना। एलओसी के पास पाकिस्तान का कब्जा हो जाता है, पाकिस्तानी कुछ आतंकवादियों का कब्जा हो जाता है। मुख्यतः पाकिस्तान मुजाहिदीन द्वारा निम्न क्षेत्र पर कब्जा कर लिया जाता है। देखिए द्रास, मस्कोह, कारकशर और बताली। ठीक है, ये जो इस प्रकार का जो चोटी था ना, ये चोटी के ऊपर का कुछ क्षेत्र था ना, यही सब पर कब्जा जमा कर रखा था, है ना। आप एलओसी कारगिल मूवी देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे वो चोटी का नाम वो नंबर करके कुछ दिया हुआ, ये नंबर वो नंबर पॉइंट ये करके। ठीक है, तो उस प्रकार का चोटी पर ऊंचाई क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। और भारतीय सैनिकों की समस्या यहाँ था कि नीचे के क्षेत्र से जाकर के इस पर कब्जा करना था। यहाँ से क्लियरली वो नीचे से नीचे के रूप में देख सकता था, और इसके पास बेनिफिट था पाकिस्तान के पास कि नीचे देख करके आसानी से यहाँ से फायरिंग कर सकता है। भारतीयों के पास ये बेनिफिट नहीं था। उसके बावजूद भारतीय सैनिकों के जज्बे देखेंगे, उसके बावजूद जाकर के इन लोगों को पराजित किया और इस क्षेत्र पर दोबारा अपना कब्जा स्थापित करता है। ठीक है, जून जुलाई तक आते आते जो है वो भारतीय सैनिक द्वारा सभी क्षेत्र पर दोबारा कब्जा कर लिए जाते हैं। जवाबी कार्रवाई जब भारत से शुरू होगा तो ठीक है, हमेशा पाकिस्तानी सेना को मुंह की खानी पड़ती है ना भारतीयों से लड़ने के क्रम में, लेकिन फिर भी ये सुधरने का नाम नहीं लेता है। एक समय आएगा जब सुधर जाएगा, ये भी उम्मीद करते हैं ना, तो लात खाते रहेगा सब दिन, कुछ नहीं कर सकते इसका। ठीक है, इस लड़ाई के बाद क्या करता है वहाँ का जनरल परवेज मुशर्रफ जो रहता है, वो पूरा जो है जब हारा ना, तो उसको लगा ना कि वहाँ का जो प्रमुख है वही इस लड़ाई को हारने में उसी का योगदान है ना। तो जो है वो सत्ता से उसको प्रतिस्थापित करके जनरल परवेज मुशर्रफ जो है वो पाकिस्तान में कब्जा कर लेता है सत्ता पर, है ना। कुछ समय तक इसका शासन चलेगा और उसका जैसे ही सत्ता से हटेगा परवेज मुशर्रफ, उसको फिर से इसको सजा दे दिया जाता है। ठीक है, पाकिस्तान का कोई प्रधानमंत्री नहीं जिसे सजा नहीं मिला। मोहम्मद अली जिन्ना पता नहीं कैसे बच गए उनको भी सजा दे देता जनता सब। भारत की परमाणु नीति, अब देखिए आगे हमारा विदेश संबंध निर्धारित करेगा एक परमाणु नीति। परमाणु नीति एक ऐसी व्यवस्था थी ना जिसके आधार पर जो है वो दो देश के बीच में स्थिति
अंतर्राष्ट्रीय संबंध तय करता था, है ना। कहीं परमाणु बम यानी कि परमाणु से जो देश समृद्ध हो जाता था परमाणु शक्ति से, उसे ताकतवर माना जाता था, और ताकतवर देश के साथ कोई भी देश अपना संबंध जो है वो मजबूत करना चाहेगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। जैसे अमेरिका हो जाए, चीन हो जाए, या फिर और भी अदर कंट्री हो जाए, उसके साथ जिस प्रकार से संबंध स्थापित करना चाहता है, उसी प्रकार से भारत के साथ भी संबंध स्थापित करना चाहेगा, या फिर वैश्विक स्तर पर भारत का संबंध भी मजबूत होगा। तो परमाणु शक्ति जो है एक प्रकार से कूटनीति का निर्धारण करता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। तो उसी के संबंध में हम यहाँ चर्चा करेंगे, भारत की परमाणु नीति। भारत की परमाणु नीति की शुरुआत जो है आज़ादी के बाद ही शुरू कर दिए थे होमी जहांगीर भाभा द्वारा, ठीक है। हालांकि होमी जहांगीर भाभा नेहरू जी के सामने प्रस्ताव उसी टाइम रखे थे कि हम परमाणु शोध के लिए आप पैसा दीजिए, फंडिंग दीजिए, हम जो है इस पर खर्च करेंगे और बहुत जल्द हम परमाणु शक्ति से परिपूर्ण हो जाएंगे। तो नेहरू जी उसमें शांति की नीति का पालन करने वाला, है ना, व्यक्ति बोल रहे थे कि दुनिया एक अच्छी जगह है, अगर हम शांति से रहेंगे तो लोग हमें शांति भंग नहीं करेंगे, है ना। वही वसुधैव कुटुंबकम की नीति का पालन करने वाले लोग जो थे नेहरू जी, और उन्हीं के चक्कर में ये बोले कि नहीं, परमाणु शक्ति हम अभी भारत को परीक्षण करने नहीं दे सकते हैं, ठीक है। हालांकि शुरुआत हुआ था, नींव पड़ गया था उसी समय, लेकिन उस समय जो पूर्ण स्टार्टिंग के टाइम में ऊर्जा उत्पादन को लेकर के परमाणु ऊर्जा पर अनुसंधान चल रहा था, बस बिजली उत्पादन को लेकर के, ज़्यादा नहीं, परमाणु बम को लेकर के कोई अनुसंधान नहीं चल रहा था। लेकिन कालांतर में होमी जहांगीर भाभा जी वो एक तरीके से नींव तैयार करके चले गए थे परमाणु शक्ति के लिए, तो कालांतर में उसका बेनिफिट हमको दिखेगा, है ना। 1974 में परमाणु प्रथम परीक्षण होगा और उसके बाद 1998 में होगा, जिसमें दिखेगा, ठीक है। नेहरू जी परमाणु शक्ति के विरोधी थे, वो नहीं चाहते थे कि हिंसा वगैरह हो, है ना। और इन्होंने महाशक्तियों को भी व्यापक परमाणु निःशस्त्रीकरण पर जोर दिए थे, ठीक है। मतलब जो महाशक्ति था उस समय मुख्य रूप से यूएसए, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, और उसके बाद फिर इधर जर्मनी तो नहीं था, जर्मनी को तो लगभग दबा ही दिया गया था, रूस था, इधर चीन था, तो महाशक्ति के रूप में ही 5-6 राष्ट्र था। तो नेहरू जी चाहते थे कि पूर्णतः विश्व द्वारा परमाणु निःशस्त्रीकरण किया जाना चाहिए, है ना। संपूर्ण विश्व को परमाणु को त्याग करना चाहिए, विश्व को शांति से संचालन करना चाहिए, न कि हथियार के दम पर। ये बात भी सही है कहीं ना कहीं कि अगर हम हथियार के दम पर हम शासन सत्ता को संभालते हैं तो वो शासन सत्ता जो है वो लोकतंत्र न रह करके वो एक जो है वो एक तंत्र का रूप धारण कर लेता है ना। कहीं वो शासन व्यवस्था में जनता की भागीदारी कमती है ना। जनता की भागीदारी कमेगी, लोकतंत्र का स्वरूप चेंज होगा, है ना। और लोकतंत्र का स्वरूप होगा और मानवता का वहाँ क्षय होता है। इस कारण परमाणु को जो है वो विरोधी थे नेहरू जी, बहुत कारण था परमाणु विरोधी होने के कारण, ठीक है। अब उसके बाद भी भारत द्वारा जब देखा गया स्थिति, उधर चीन जो है परमाणु परीक्षण कर दिया, चीन से हमारा लड़ाई हो गया, फिर पाकिस्तान से दो लड़ाई हो गया हमारा, तो भारत को लग रहा था कि अब हमको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थोड़ा मजबूती चाहिए, तो परमाणु शक्ति का नींव रखा जा ही चुका था भारत में। तो परमाणु शक्ति का परीक्षण करने के लिए टीम गठन किया गया इंदिरा गांधी द्वारा, है ना। चुना गया राजस्थान के पोखरण को, है ना। अंततः 1974 में प्रथम परमाणु परीक्षण के रूप में राजस्थान के पोखरण में प्रयोग किया जाता है, लेकिन यह पूर्णतः सफल नहीं हो पाता है। इस बात का पता अमेरिका को चलता है। अमेरिका बोलता है अच्छा तू ढेर अपने मन से बम बनाना शुरू कर दिया, फिर मना किए थे कि परमाणु बम नहीं बनाएगा विश्व में कोई देश नहीं, ये सिर्फ हमारे जैसे अमीर देश ही बना सकते हैं, है ना। हमारे जैसे ताकतवर देश ही बना सकते हैं, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे, ठीक है। दूसरा देश नहीं बना सकता है रूस उसके अलावा। तो अमेरिका जो है वो बहुत सारा प्रतिबंध लगा देगा। 1974 में परमाणु परीक्षण के बाद भारत पर प्रतिबंध लगाएगा, भारत का स्थिति एकदम जर्जर हो जाएगा। स्थिति ऐसा जर्जर हो जाएगा 1991 में भारत को जो है अपना अर्थव्यवस्था खोलना पड़ जाता है, तो उदारीकरण लेकर के आएगा 1991 में। एक रहते हैं मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री, और उनके द्वारा जो है एलपीजी सुधार लाया जाता है ना। विदेशी कंपनी को न्योता दिया जाता है भारत में व्यापार करने के लिए, क्योंकि भारत के पास विदेशी मुद्रा सिर्फ इतना ही बचा था जितना में हम एक सप्ताह तक खर्च चला सकते थे। तो भारत को अपना अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदलना पड़ जाता है इसके कारण, ठीक है। प्रतिबंध लगाने के बाद जो है पाकिस्तान अमेरिका द्वारा जो है कुछ मतलब वक्तव्य दे दिया जाता है और बोल डाला जाता है कि किसी भी तरीके का परमाणु परीक्षण ना स्थल पर, ना ही आसमान में, ना ही जल में, कहीं नहीं होगा परमाणु परीक्षण। भारत के द्वारा दोबारा
1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में। कहा कि देखिए जैसे भारत का पड़ोसी था इधर पाकिस्तान जो था, पाकिस्तान भी परमाणु पर रिसर्च कर रहा था, चीन परमाणु परीक्षण कर चुका था, चीन से हमारा लड़ाई हो चुका था, विवाद चल रहा था। तो ऐसे में भारत को मनोवैज्ञानिक दबाव मिल रहा था चारों तरफ से, तो भारत को मजबूरी हो गया था एक तरीके से सैनिक रूप से ताकतवर बनना। अगर वो ताकतवर नहीं बनता तो चीन जैसे देश भारत को दबा देते हैं। इस कारण जो है यहाँ कहना उचित, यहाँ कहना गलत नहीं है, पर यहाँ भारत का परमाणु परीक्षण भी गलत नहीं कहा जा सकता। हालांकि अमेरिका नहीं चाह रहा था कि एक छोटा सा देश, नया नया जन्मा देश, कल का देश परमाणु परीक्षण करे और हमारी बराबरी करे। इस कारण अमेरिका जो है वो, देखे होंगे मूवी जो है पोखरण वाला मूवी देखे होंगे, उसमें देखते होंगे कि अमेरिका सैटेलाइट लगा के रखा था स्पेशल भारत पर, है ना। और फिर भी भारत उसके बावजूद 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे, उस समय टीम का नेतृत्व के रूप में ये भी थे APJ अब्दुल कलाम, हालांकि दोनों में रहते हैं, वो दोनों में वो कार्य करते हैं, है ना। और उसके बाद अंततः जो है 1998 में ऑपरेशन शक्ति के नाम से, ऑपरेशन शक्ति के नाम से कोड नाम था इसका, राजस्थान के पोखरण में ही दोबारा जो है परमाणु जो भारत का प्रयोग जो है वो सफल होता है। ठीक है, भारत एक परमाणु समृद्ध देश बन चुका था। अमेरिका फिर बौखला गया, बोला भारत की भाई तू तो बोला था जमीन पर नहीं करे लगी, आसमान में और पानी में नहीं करने लगी, हम तो जमीन के अंदर विस्फोट किए, तो गलती कहाँ की, तुम्हारा बात का हम उल्लंघन कहाँ की। फिर भी अमेरिका था, उसको तो दिखाना था थोड़ा सा ताकत, भारत पर बहुत सारा प्रतिबंध लगा देगा। ठीक है, कई तरीके का भारत और जो जितना भी विदेश देश रहेंगे, ठीक है, बहुत सारे देश रहेंगे, उसके द्वारा जो है प्रतिबंध लगा दिया जाता है ना, भारत पर प्रतिबंध लगा देगा, भारत का स्थिति ज़्यादा जर्जर हो जाएगा, मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ेगा भारत को, बेरोजगारी, भूखमरी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये प्रतिबंध महज कुछ समय तक ही था, कुछ समय के बाद अमेरिका इस प्रतिबंध को हटा देता है, हमारी स्थिति जो है पहले जैसी बहाल हो जाती है। ठीक है, बाद के वर्षों में प्रतिबंध हटा दिया जाता है। 1968 के बाद परमाणु अप्रसार संधि एक थोपने का प्रयास किया जाता है। 1968 के बाद, यानी कि भारत में परमाणु परीक्षण जो पहले से अमेरिका देख रहा था, जब भारत परमाणु परीक्षण को लेकर के बात कर रहा था, तो अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, मुख्यतः ये 5 देश की मिली भगत थी, उसके द्वारा भारत पर परमाणु अप्रसार संधि थोपने का प्रयास किया जा रहा था 1968 में। लेकिन भारत इससे साफ साफ मना कर दिया कि भारत परमाणु परीक्षण करना कहाँ चाह रहा है। अब परमाणु परीक्षण अगर करेगा तो ये तो एक तरफा प्रतिबंध हुआ ना, आप लोग तो परमाणु समृद्ध हो चुके हैं और हम परमाणु समृद्ध नहीं हुए, तो हमको एक तरीके से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। ये संधि का मतलब था कि वह देश भविष्य में कभी परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, इस कारण इस संधि पर दस्तखत ले रहा था। ठीक है, लेकिन भारत इससे साफ मना कर दिया कि ये जो है एक तरफा है, ये भेदभावपूर्ण नीति है। परमाणु निरस्त्रीकरण करने का इतना शौक है तो संपूर्ण विश्व को आना चाहिए साथ में। अमेरिका के पास इतना परमाणु है, रूस के पास बहुत सारा परमाणु है, इंग्लैंड और फ्रांस जैसे देश के पास, चीन के पास बहुत सारा परमाणु बम है, तो ये सबको सबसे पहले न्यूट्रलाइज करना चाहिए, उसके बाद ये संधि को सक्रिय करना चाहिए। सब आप लोग पहले साइन कीजिए, हम भी साइन करेंगे। नेहरू जी बोल रहे थे संपूर्ण विश्व को परमाणु निरस्त्रीकरण का पालन करना चाहिए, न कि सिर्फ भारत को, ये तो फिर भेदभावपूर्ण हो जाएगा। तो इस अनुसार से भारत द्वारा जो है ये परमाणु अप्रसार संधि से साफ मना किया जाता है कि एक तरफा और भेदभावपूर्ण है, हम इसको स्वीकार करेंगे नहीं, है ना। फिर अंततः इसको लेकर के भी भारत को बहुत सारा झेलना पड़ेगा, वही अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध यूरोपियंस देश द्वारा, इंग्लैंड वगैरह द्वारा। लेकिन भारत ये सब का सामना कर लेता है जी। भारत जो है काफ़ी शक्तिशाली देश है, वो मन तन एक तरीके से वो आत्मविश्वास भारत के साथ पास बहुत सारा है ना। वर्तमान समय में भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। जून जुलाई का सर्वे है कि 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से चौथी पर शिफ्ट कर चुका है, जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, जब मतलब चौथा बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है ना। भारत से 3 देश ही आगे हैं, बहुत ही जल्दी भारत तीसरा भी बन जाएगा। मई 2030 तक उम्मीद है कि भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, अमेरिका चीन के बाद भारत है ना। तो इतना बड़ा आर्थिक विकास को लेकर के भारत जब आगे इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं भारत की नींव या फिर भारत का जो सोच या फिर भारत का जो कूटनीति संबंध राजनीतिक होगा या फिर कोई भी भारत का जो नियंत्रण और समन्वय का स्थिति जो है वो तो ज़्यादा कारगर होगा, तभी ना इतना कम समय में जो है वो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, इतना जनसंख्या होने के बावजूद।
लोकतंत्र को बनाए रखा है आसानी से। जहाँ कम जनसंख्या वाले देश में लोकतंत्र असफल हो रहा है, भारत के पास 150 करोड़ आबादी है, फिर भी भारत में लोकतंत्र सफल है। ठीक है, और इतना दिन का उदाहरण प्रस्तुत कर चुका है और लोकतंत्र सफलता के साथ साथ विकास भी प्रस्तुत कर चुका है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं विश्व में हमारा जो है वो पॉजिटिविटी दर्शाता है। तो देखा जाए तो भारत का विदेश संबंध जो है इस चैप्टर नंबर 4 जो है क्लास इसका चौथा आज समाप्त हो चुका है। और आगे के क्लास में अब हम देखेंगे किस प्रकार से नेहरू जी की मृत्यु के बाद राजनीतिक संकट का दौर उत्पन्न होगा कुछ समय के लिए, और किस प्रकार से नेहरू जी के बाद आएंगे शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी वीक होगी, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, अपोजिशन का सरकार कैसे बनेगा कांग्रेस के बाद पहली बार, उसका दोबारा पुनर्स्थापित कैसे हो जाएगा कांग्रेस, है ना। तो इस प्रकार से अगला चैप्टर में जो है भारत के राजनीतिक में किस प्रकार से संकट आएगा और उस संकट का समाधान कैसे होगा, अगला चैप्टर में अगला अध्याय में हम चर्चा करेंगे। और आप हमारे साथ बने रहेंगे और कहीं मत जाएंगे, है ना, चैनल के साथ बने रहेंगे। ये पॉलिटी क्लास 12 का संपूर्ण चैप्टर का हम अध्ययन करके चलेंगे। तो क्लास में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।